आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम समझेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन आए थे और उनका विश्लेषण कैसे है और उनका आंसर कैसे है। यानी पूरा क्वेश्चन और आंसर तो कराया ही जाएगा, साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि इन सारे क्वेश्चंस का नेचर क्या था, कैसे ट्रेंड क्या चल रहा है, आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले के क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन में क्या अंतर है क्या। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से ही। तो इस बार जो क्वेश्चन लगभग पॉलिटी के 18 आए थे, 17-18 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पॉलिटी क्वेश्चन मॉडरेट थे, ना जो बहुत ज़्यादा कठिन थे ना बहुत ज़्यादा सरल थे। कुछ क्वेश्चन काफ़ी सरल थे, कुछ क्वेश्चन कुछ कठिन भी थे। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन जो है वो ही एनालिटिकल है, थोड़ा से एनालाइज करना है। एनालिटिकल क्या कहेंगे, थोड़ा रटना वाला है कि अगर आप रटे हुए हैं तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। इसमें है कि फजल अली आयोग, बहुत सारे लोग इसका नाम ये राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं, तो आप फजल अली आयोग को ही राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी और उसी के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसमें सदस्य कौन थे, उसमें 3 सदस्य थे, एक फजल अली खुद थे और 2 अन्य सदस्य थे। तो जिनको पता है उनके लिए बहुत आसान है। के एम पडिक्कर और एच एन कुजरू ये 2 सदस्य थे, तो इसका आंसर था डी। तो 2 और 4 इसका आंसर क्या था, डी। तो अगर आप अब ये क्वेश्चन देखिए, समितियों की संविधान सभा की जो समितियां थी और समितियों के अध्यक्ष थे। देखिए बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नियम प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति अम्बेडकर जी जान रहे हैं। मौलिक अधिकार समिति जेपी कपरानी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं समितियों के अध्यक्ष पता है तो ये क्वेश्चन कठिन है और फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे। वैसे नॉर्मली कोई भी पीसीएस तैयारी करता है तो वो समितियों के नाम, 8 समिति का नाम अगर आपको पता है, 8 समिति का अध्यक्ष का नाम पता है। 8 में 3 ही लोग तो अध्यक्ष थे, एक डॉक्टर अम्बेडकर एक के थे और उसमें जो है 3 के अध्यक्ष जो है आपके राजेंद्र प्रसाद थे, 3 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और 2 के अध्यक्ष जो है पटेल जी थे। लेकिन जो उप समिति है उसमें मौलिक अधिकारों की उप समिति है, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो ये थोड़ा सा कठिन था, न था तीनों सरल था, बहुत कठिन क्वेश्चन ये नहीं था। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि राष्ट्रपतियों कार्यकाल पर विचार कीजिए, उन्हें सबसे पहले से आखिर तक कालानुक्रम। इसमें भी रटने वाली बात है। आपको वैसे मैं बता दूं, आपको राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सारे प्रधानमंत्री और राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर आज जो है जो हमारे राष्ट्रपति हैं तब तक के सारे आपको राष्ट्रपति का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको नाम याद होना चाहिए। इसमें अगर देखा जाए तो नीलम संजीव रेड्डी 1977 में बनते हैं और के आर नारायण ये बाद में बनते, 97 में बनते हैं। तो अब्दुल कलाम 2002 में बनते हैं। आर वेंकट रमन उसके पहले, के आर नारायण के पहले बनते हैं। तो अब इसमें सीधा सीधा है, अगर आपको पहले से पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पहला, सबसे पहले पहला हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी पहले आ जाएंगे। दूसरे स्थान पर आर वेंकट रमन हो जाएंगे, फिर के आर नारायण, फिर सबसे अंतिम में अब्दुल कलाम। तो ये आपको अगर आता है तो इसको कर लेंगे, नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में निम्नलिखित कौन से शब्द जोड़े गए। इसमें सीधा सीधा 2 शब्द है, समाजवादी पंथ निरपेक्षता। ये दोनों शब्द है, इसलिए इस बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखिए कठिन नहीं है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये एकदम सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये एकदम स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण 1/3 है और 1/3 हर कैटेगरी में है, चाहे वो एससी में भी 1/3 है, एसटी में भी 1/3 है, जो यूआर है उसमें भी 1/3, ओबीसी में 1/3 है, तो सब में 1/3 है। तो 1/4 कोई यहाँ सवाल होता ही नहीं। तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें केवल ये वाला सही होगा, ठीक है। तो इसमें आपको अगर थोड़ा देर पढ़ना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए संसदीय प्रणाली से क्वेश्चन एक आया है। तो
संसदीय प्रणाली से जो क्वेश्चन आया है इसको आप समझेंगे तो आराम से कर लेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, एकदम सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर उत्तरदायी होती है, संसदीय प्रणाली में ऐसा होता ही है, इसलिए ये इसकी व्याख्या भी है। तो न केवल ये इसके दोनों कथन सही है बल्कि उसकी व्याख्या भी सही है, इसलिए क्वेश्चन ये होगा बी, कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा से आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है, थोड़ा समझने के लिए मजबूर करता है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो जरूर गलत कर देंगे, ठीक है। तो जैसे लोक लेखा समिति आप अपने रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, एकदम सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें डाउट है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, गलत है। लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हो सकता है कई बार आप 15 सदस्य मान लें और क्वेश्चन को गलत कर दें, इसलिए इसमें थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। देखिए 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनके बारे में दिया गया कौन भाषा नहीं है। इसमें अगर आपको पता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भोजपुरी केवल नहीं है और नेपाली, डोगरी और बोडो तीनों है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन को कभी मत करिए, क्योंकि कोई भी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपको लगेगा बोडो नहीं होगा, डोगरी नहीं होगा, नेपाली नहीं होगा, लेकिन ये सारी भाषाएं हैं। और वैसे मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप पॉलिटिक में के जो पढ़ते हैं तो सारी भाषाएं 22 भाषाएं हैं, उनको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें वित्त आयोग के बारे में दिया है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां वित्त आयोग, ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो वित्त आयोग को भी आपको पढ़ लेना है कि कौन सा पूरा, अभी जितने 16 हुए हैं सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन कम से कम 10 के बाद से तो पढ़ ही लेना है। 10, 9, 10, 11, 12, पहले 7, 8, 9, 10 आया था, इस बार जो है 11, 12, 13, 14 आ गया। तो इसको पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 11वां का अगर आप पढ़े हैं तो जान रहे होंगे, आप खुसरो जी थे। 12वां के जो थे वो विजय केलकर जी थे। 13वें के जो है वो सी रंगराजन और 14वें के वाई रेड्डी थे। तो ये अगर आप पढ़े होंगे तो कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक जरूर कहूँगा कि इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए एक आप लोगों को एक मैं सजेशन लेना था आप लोगों से, या मैं सोच रहा था कि एक कोर्स चलाते हैं जिसमें गाइडेंस मैं दूं कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है, जैसे कि यूजीसी नेट में कैसे पढ़ाई करना है, या यूपी पीसीएस के लिए पॉलिटी कैसे पढ़नी है। पूरा पॉलिटी से पढ़ाई नहीं जाएगी, बस ये बताया जाए कैसे कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इस समय कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन किताब से नहीं पढ़ना है, और क्या यानी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या ट्रेंड्स नया चल रहा है। और सबका अलग अलग, आईएएस का अलग, पीसीएस का अलग, नेट के लिए अलग, वनडे के लिए अलग, तो अन्य अलग अलग जैसे जैसे एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स में क्या पैटर्न है पॉलिटी के क्वेश्चन का, वो सारा मैं आपको गाइडेंस दूँ। ये कोर्स सोच रहा हूँ कि कुछ मिनिमम फीस लेकर रखूँ इसको और उसका गाइडेंस लूँ। और इस कोर्स में मेरा जो अभी तक विचार था वो ये था कि सभी लोग जो भी इनरोल्ड हो जाएं वो सब लोगों को एक दिन गूगल मीट के द्वारा या जूम के मीट के द्वारा हम लोग मिलकर मैं सबको पर्सनल गाइड करूं, लगभग 2 से 4 महीने तक गाइड लगातार करूं, जब तक कि आप पूरा पॉलिटिक पढ़ न ले। देखिए पूरा पॉलिटिक पढ़ाने की बात नहीं है, बस पॉलिटी आप कैसे तैयार करना है और आपकी तैयारी का मूल्यांकन करना, ये 2 चीज़ों के लिए मैं सोचता हूँ एक जो है कोर्स, गाइडेंस कोर्स शुरू करूँ। आपका इस बारे में क्या विचार है जरूर कमेंट में बताइए। अगर आप लोग सोचते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ऐसा कोर्स लाना चाहिए, तो यस लिखिए, और अगर लगता है कि नहीं ऐसे कोई जरूरत नहीं तो नो लिखिए, लेकिन इस पर जवाब दीजिए। अगर आपका जैसा भी रहेगा आप लोगों का रिएक्शन, उसी हिसाब से मैं इसमें आगे काम करूँगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अब लोकसभा के अध्यक्ष की बात आ गया कि जैसे वहां पर वित्त आयोग के अध्यक्ष, जहाँ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, तो ये सारे देखिए वित्त आयोग, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब आपको याद होनी चाहिए। बहुत नॉर्मल चीज है, हर किताब में पहले ही पॉलिटिक्स किताब में सब लिखा रहता है, इसलिए ये आपको आना चाहिए। तो 17वीं में तो ओम बिरला जी जो अभी भी 18वीं में भी है, उसे तो आप जान रहे हैं।
आप लेकिन इसके पहले चलिए, सोमनाथ चटर्जी का बाल योगी, तो सोमनाथ चटर्जी जी जो थे वो 14वीं लोकसभा के थे, ठीक है। उसके पहले 12वीं लोकसभा के पी ए संगमा थे और 11वीं लोकसभा के नियोगी जी थे, बाल योगी जी थे। तो 11वें के बाल योगी जी, 12वें के जो है पी ए संगमा, 14वें के सोमनाथ चटर्जी और 17वें को ओम बिरला जी हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ये फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप याद कर लीजिए, किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पहले से अब के क्वेश्चन में यही अंतर हो गया। पहले क्या होता था, ये पूछ लेता था कि 14वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, बस एक को पूछा, अगर आपको याद है तो कर लिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अब क्या पूछ रहा है, 4 लगातार दे रहा है। पहले पूछता था कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अब वो नहीं पूछ रहा, अब 4 लगातार पूछ रहा है। तो ये ट्रेंड में बदलाव आया है, इस ट्रेंड को हमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का जहां पूछता था विषय वस्तु वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा से बदल गया है, कॉम्प्रहेंसिव हो गया है, ज्यादा ब्रॉडर हो गया है। तो उसको समझने की जरूरत है, हमको उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा नई अखिल भारतीय सेवा, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आता था कि नई अखिल भारतीय सेवा के कौन बना सकता है, तो हमेशा राज्यसभा आता था। लेकिन क्वेश्चन वही है, लेकिन ट्रिक ऐसा कर दिया है कि बहुत सारे लोग गलत हो गया होगा। इसमें लिखा क्या है, राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। एकदम सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी क्वेश्चन आता था कि कौन है जो नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव कर सकते, तो राज्यसभा ऐसा करते थे। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में बदलाव हो गया। बदलाव क्या हो गया है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अब यही यहाँ बदलाव है कि पहले क्या होता था, एक लाइन वन लाइनर था, अब यहाँ 2 स्टेटमेंट दे दिए गए। अब स्टेटमेंट में अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए, कोई बहुत ढंग से नहीं पढ़ेगा तो दोनों स्टेटमेंट को सही मान लेगा, जो कि एकदम गलत है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए कि कुल सदस्य का 2/3 की बात नहीं है। विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित, आधे से ज्यादा उपस्थित हो, मतदान देने वालों का 2/3। लेकिन वो न देकर इसको केवल 2/3 दे दिया गया, ज्यादातर लोग इसको सही मान लेंगे, जो कि गलत है। इसलिए क्वेश्चन अब क्या है, पढ़ना है, वो भी ध्यान से पढ़ना है। बस ये जो परिवर्तन आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और ये देखिए अभी तक एक भी क्वेश्चन वन लाइनर मिला, एक भी क्वेश्चन वन लाइनर नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव और पढ़ने पर बाध्य करते हैं, ठीक है। अभी बड़े आसान क्वेश्चन है, भारत की संसद में वित्तीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तीन के तीनों समितियां क्या है, वित्तीय समितियां। अगर आपको पता है तो तीन को तीनों मार दिए, नहीं पता तो क्वेश्चन को मत करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप नहीं पता है तो गलत कर ही देंगे, ठीक है। सोचेंगे सार्वजनिक उपक्रम की समिति कैसे वित्त समिति हो सकती है, या प्राक्कलन समिति कैसे वित्त समिति हो सकती है, लोक लेखा मान लो ठीक है वित्त समिति है। तो इसलिए आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आप पढ़ें, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सब लोग इसको जानते हैं, तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। अब देखिए ये कथन कांड है, और कथन कांड जो है बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है, बस थोड़ा पढ़ने की अच्छी जरूरत है। आधुनिक भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य हेतु निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण। एकदम सही बात है, निर्देशक सिद्धांत बिना कहाँ काम चलेगा। और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, ये भी सही बात है। तो दोनों सही बात है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधार, ये चुनाव सुधार देखिए आपके सिलेबस में है, और चुनाव सुधार में अभी तक क्या क्या सरकार ने किया है उसको आपको पता होना चाहिए। और चुनाव सुधार पर चूंकि राजनीति गरमाई रहती है, तो चुनाव सुधार पर हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इस पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मतदाता फोटो पहचान पत्र ये आया 1993 में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहली बार देखिए आई 1982 में। हालांकि बाद में शुरुआत 1997 से ढंग से हुई, लेकिन 1982 में ये आ गई थी। वोटर वेरिफायर पेपर ट्रेल जो है ये 2013 में आया, और नोटा 2009 में। तो अगर आपको आता है तब तो कर लेंगे, नहीं आता है तो इसमें क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ज्यादा संभावना है। तो सबसे पहला 2, 1 और 4 और 3 ये क्वेश्चन, ये यानी कि 2, 1, 4 और 3 ये आपका आंसर था, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाएगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में आया है क्वेश्चन, इस बार चुनाव था देखिए,
तो चुनाव सुधार के बारे में मांग चल रही थी, इसलिए चुनाव सुधार पर आया, और आज उपराष्ट्रपति चुनाव भी था, इसलिए उपराष्ट्रपति पे क्वेश्चन आ गया। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आता रहा है। पहले क्वेश्चन क्या आता था कि ऐसा कौन सा सदन है जिसके अध्यक्ष उस सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या आया, वैसा क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट में आ गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं, एकदम सही बात है, कोई समस्या इसमें नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, बस यही जानना था। अब इसमें अगर बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूज हो जाए कि सदस्य होते हैं नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ना था क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अब देखिए, संविधान उसके भाग्य मिलाने वाला पहले भी आता था, आज भी आ रहा है, तो इसमें अक्सर आता रहता है। तो 4A का मौलिक कर्तव्य एकदम सही बात है, 6 राज्य एकदम सही बात है, लेकिन 11 में राज्य और संघ संबंध है, संघ और राज्य संबंध, नगर पालिकाएं नहीं है। क्या नगर पालिका किसमें है? 9 में, 11 में नहीं। अगर ये जो आई का निशान है एक्स के पहले होता तो ये सही हो जाता, ठीक है, तो इसमें कोई गलत नहीं होता, तो इसलिए केवल 3 गलत है। अब ये क्वेश्चन देखिए, पहले भी आ रहा था, आज भी आ रहा है, लेकिन उसमें बदलाव आ गया। पहले ये आता था कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत में संयुक्त अधिवेशन बैठक होती है, ये क्वेश्चन आता था। या क्वेश्चन ये आता था किस प्रकार के विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक संसद की होती है। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे, और दोनों प्रकार के क्वेश्चन को इसने एक क्वेश्चन में मर्ज कर दिया है, और इसने 2 स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, जो कि गलत है। 109 नहीं 108 करता है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, जो कि गलत है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक आहूति नहीं की जा सकती, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके अलावा और था जो कि नहीं लिख पाए, वो क्वेश्चन था विभिन्न राज्यसभा की सीटों को मिलाना था, किसमें कितना राज्यसभा की सीटें हैं। तो राज्यसभा की सीटें अक्सर पूछता है, इसलिए उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।